नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किए थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीधा पास कर जाते हैं विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, कुछ पार्टिकल उसमें से डेविएट होते हैं। ठीक है, और बहुत ही थोड़े पार्टिकल अपने पाथ में वापस आते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने कुछ कंक्लूज़न निकाले थे। कंक्लूज़न ये था कि मैक्सिमम स्पेस जो होगा वो एटम के अंदर वो वैकेंट होगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने कंक्लूज़न ये निकाला था कि जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ द पास मास जो है एटम का, वो एक छोटे से पार्ट में सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, तो वो रदरफोर्ड है। ठीक, उसके अलावा हम लोग जाने कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और उसके बाद एक थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि अल्फ़ा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट टू न्यूक्लियस, ये भी वही चीज़। ठीक, उसके बेसिस पर एक मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। उस मॉडल में बोला कि एटम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एटम को अगर एक स्फीयर माना जाए तो एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, जिसको बोलते हो सेंटर पे होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी रिजल्ट थे। ठीक, जो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया था। ठीक, जैसे उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी और उन कैलकुलेशन के बेसिस पर उन्होंने पाया कि जो रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है, वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर का है। ठीक, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक, तो 100 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁸ को अगर आप 10⁻² से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, और 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻2 ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁸ - 2, ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, तो जब भी आप किसी निगेटिव पावर को किसी पॉजिटिव पावर से आप डिवाइड करेंगे तो ये उस तरीके से होता है। क्लियर? उसी तरीके से आप 10⁻⁻13 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो भी ये ऊपर जाके वो -2 हो जाएगा, फिर -2 -13, ये कितना हो जाएगा, -15 मीटर। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻15 अपॉन 10⁻⁻10, तो हो जाएगा 10⁻15 इंटू 10⁻10, ये हो जाएगा 10⁻15 प्लस 10, ये कितना आएगा, 10⁻, सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ ये हो गया कि रेडियस ऑफ एटम, ऐसे, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम जो है वो है 10⁻⁻10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10⁻⁻10 और ये जाएगा 10⁻15, बराबर में क्या आएगा, 10⁻10 प्लस 15 और ये हो जाएगा 10⁵। ठीक है, मतलब कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁵ टाइम्स होगा किसका, 10⁵ टाइम्स होगा किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। ठीक है, मतलब एटम का जो साइज़ होता है, एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो एटम का जो रेडियस होता है वो न्यूक्लियस के रेडियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। मतलब एक फुटबॉल का अगर बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, उसके बीच में ले आके आप एक पॉइंट रख दीजिए तो उतना बड़ा न्यूक्लियस है, आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाएंगे।
ठीक। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है तो क्योंकि स्फीयर माना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे। ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना लिया हमने 10⁻⁻10, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻10 है की पावर 3, तो 10 3 जा 30, तो 10⁻30 मीटर क्यूब। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻15 की पावर 3, ये हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर से अगर आप रेशियो निकालें तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, -45 ऊपर जाके 45 हो जाएगा, तो 45 - 30 कितना हो जाएगा 15, 10⁻15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का 10⁻15 टाइम्स होता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था जिसके थ्रू आप किसी भी एटम की न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या था, R = R0 a की पावर 1/3। ठीक है, R क्या है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R0 क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 1.1 to 10⁻13 सेंटीमीटर से 1.14 10⁻13 सेंटीमीटर तक। अगर आपको वैल्यू नहीं मेंशन की गई है तो आप 4/3 × 10⁻13 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, ए क्या है मास नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक, अगर इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर है 27। ठीक, तो इसमें क्योंकि R0 की वैल्यू नहीं दी गई है तो R0 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4/3 × 10⁻13 सेंटीमीटर इंटू 27 की पावर 1/3। ठीक, तो अब यहाँ 27 की पावर 1/3 अगर करेंगे तो 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आपका क्या बचेगा 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है और इसको जब भी आपसे मोस्टली एल्युमिनियम के केस में पूछा जाएगा या कोई भी ऐसा एटम का पूछा जाएगा जिसके मास नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना हमको एक ही तरीके से आता है। तो वैसे ही है। दूसरा रिजल्ट उनको मिला कि जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल थे ना, हम लोग देखे कि जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो मोस्टली 99% न्यूक्लियस के पास से सीधा निकल जा रहे थे। ठीक है, तो अब क्योंकि वो सीधा निकल जा रहे थे और बहुत थोड़े से ऐसे पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे थे और उससे भी बहुत थोड़े से पार्टिकल थे जो रिवर्स आ रहे थे। ठीक है, मतलब कि ऐसे पार्टिकल जो सीधा निकल रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे हैं उनकी संख्या उससे थोड़ी कम है। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिनकी संख्या जो लार्ज एंगल से डेविएट कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं डेविएटिंग एट सर्टेन एंगल थीटा, या नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं एट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग एट एंगल थीटा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट एंगल। ठीक है, क्लियर, इसका मतलब क्या है सिंपल सा जैसे पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ साइन θ/2। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन θ/2 की पावर 4 के। ठीक है, वैसे तो ये फार्मूला बहुत बड़ा है लेकिन इसको आप बस ऐसे एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, कि थीटा जितना बड़ा होगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल उतने ही कम होंगे, थीटा जितना कम होगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एंगल इज इक्वल टू लेस अल्फा पार्टिकल, स्मॉल एंगल मोर अल्फा पार्टिकल। क्लियर, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको, ठीक है,
कि इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल 60 डिग्री आर 1112 पर मिनट। ठीक है, मतलब जो ऐसे पार्टिकल जो 60 डिग्री पे डिविएट कर रहे हैं उनकी संख्या है 112 पर मिनट। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर एट एन एंगल 90 पर मिनट। ठीक है, तो हमको ये एक कंडीशन दी गई है, दूसरे कंडीशन पे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा गया। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1 की पावर साइन थीटा बाई 2 के पावर 4 के, तो थीटा है 60, तो 60/2 30 हो गया, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आपका हो गया 1/1/2 की पावर 4, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। क्लियर। अब मान लीजिए कि मुझे 90 वालों का निकालना है, तो 90 वालों का क्या है, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin 90/2, तो sin 90/2 45 हो गया, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो ये आता है 4। ठीक है, तो n 112 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 112 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 16 हो गया, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 हो गया। अगर दोनों का हम लोग रेशियो ले लें 1/112/n, तो 1/112/n इक्वल टू हो जाएगा 16/4 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। क्लियर, गुड। ठीक, अब ये एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपने अल्फ़ा पार्टिकल लॉन्च किया ना, यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल है, इसको आपने लॉन्च किया टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो अल्फ़ा पार्टिकल जब उसकी तरफ जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, तो उसको रिपल्सन फील होगा। ठीक, अब उस रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन जैसे मान लीजिए इसको मैं वी अल्फ़ा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी थी वी अल्फ़ा, अब ये जैसे जैसे जाएगा इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक, और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते एक ऐसा समय आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसी पॉइंट पे वो वापस लौट आएगा। ठीक है, उसके आगे वो जा नहीं सकता, उसके आगे रिपल्सिव फोर्स भारी हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स उसको पीछे ढकेल देगी। ठीक, तो वो डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपका अल्फ़ा पार्टिकल पहुँच पाया। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपका अल्फ़ा पार्टिकल पहुँच पाया, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको आर मिनिमम या आर नॉट, इन दोनों, या कैपिटल आर नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो समझ में आया। आपका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस जहाँ तक आपका अल्फ़ा पार्टिकल पहुँच पाया। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस से मिनिमम डिस्टेंस, तो न्यूक्लियस से मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब वो सीधा जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधा न्यूक्लियस की तरफ जा रहा हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज अल्फ़ा पार्टिकल विच आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, पार्टिकल्स दैट आर रिटर्निंग बैक इन देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस तक वही पहुंच पाएगा जो सीधा ट्रेवल कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ। ठीक, अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो मान लीजिए इनिशियली मेरा अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ना, जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है और आर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियली आर जो है वो, इनिशियली आर की जो वैल्यू है, आर इनिशियल, ठीक है, ये है इनफाइनाइट। ठीक है, इनिशियली ये जो न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो है आपका इनफाइनाइट। ठीक, तो अब ये अल्फ़ा पार्टिकल, हाँ ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर इनिशियली, आर की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, और अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2e। ठीक, तो अब इनिशियली जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल, दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो चार्जेस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में पढ़ा था, 1/4πε0 × Q1 Q2/R।
ठीक है। अब क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो ये जो 1/r 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू 0, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, अगर आपको मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की वैल्यू रखना है तो वो भी रख सकते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 mu, और 1 mu की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर। अब आते हैं फाइनल पोजीशन पे। तो जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तो मैंने बोला कि जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार घट रही थी। तो वी फाइनल जो है वो वी अल्फ़ा जो है वो फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब वी फाइनल 0 हो गया फाइनली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, लेकिन उसकी अब वो क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है तो काइनेटिक एनर्जी अगर घटी है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। ठीक, अब Q1 मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज है और Q2 मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। तो Q1 जो है वो कितना हो जाएगा ना, अल्फा पार्ट जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें Z प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन की जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बराबर हो जाएगा ZE के। क्लियर, ठीक हो जाएगा ZE। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था 2E, तो ZE इंटू 2E ये हो जाएगा कितना 2ZE² अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ये हो जाएगा आपका 2kZE² अपॉन आर मिनिमम, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। अब उसकी अलग अलग से मान लीजिए गोल्ड है तो 79, क्योंकि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे तो गोल्ड के लिए जो आपका वैल्यू आप लेंगे कितना ले सकते हैं 79, सिल्वर के लिए आप लेंगे 47E, कॉपर के लिए हो जाएगा 29E। ठीक, तो अब इसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हम लोग को पता है कि जितना इनिशियल में एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल में एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होना चाहिए किसके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक, तो क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो हो जाएगा हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो गया हाफ 1/4πε0 2ZE² अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके अगर जो भी हमको अगर वी अल्फ़ा दिया है तो आर मिनिमम निकाल सकते हैं, आर मिनिमम दिया है तो वी अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, बाकी सब हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक, कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी विथ वेलोसिटी v0 टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0। पूछा क्या है, फाइंड आउट आर मिनिमम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 2r मिनिमम फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले तो आपको आर मिनिमम निकालना है, फिर उसके बाद आपको निकालना है कि आर मिनिमम की डबल डिस्टेंस पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग सीधा अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ इंटू एम अल्फ़ा v0 का स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ना 1/4πε0 को हमने के लिख दिया इंटू 2ZE² अपॉन R0। ठीक है, तो जब R0 को लेफ्ट साइड में ले गए और ये पूरा का पूरा राइट साइड में ले गए तो 1/2 जब इधर आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 2 जब 4, तो 4kZ² अपॉन एम अल्फ़ा v0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर गोल्ड लिया था, ठीक है, और गोल्ड के लिए Z की वैल्यू है 79, तो 79 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 316 ke² अपॉन एम v0 का स्क्वायर। ठीक,
अब अगर आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से आपका अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, ये आपकी डिस्टेंस है आर मिनिमम, ठीक, यहाँ पे वो उसकी स्पीड थी वी अल्फ़ा, तो आर मिनिमम पे उसकी वी अल्फ़ा की वेलोसिटी कितनी है, 0। लेकिन आपसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे 2r मिनिमम पे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, नहीं होगी। वेलोसिटी जो है वो फाइनल पोजीशन पे 0 है, मिनिमम डिस्टेंस पे 0 है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर आप इनिशियली ले लें तो इनिशियली तो ठीक है, इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हाफ mv0²। फाइनली जब आप जाएंगे तो फाइनल में तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, तो कुछ वेलोसिटी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² जो भी उसकी वेलोसिटी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी था क्या कि पोटेंशियल एनर्जी था आपका के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक। तो अब Q1 की वैल्यू है ZE, Q2 की वैल्यू है 2E, तो हो जाएगा 2kZE²। आर की वैल्यू कितनी ली है, 2r0, ठीक है, तो 2r0 यहाँ रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, kZE² अपॉन r0। इस पूरे टर्म को उठाकर हम लोग लेफ्ट साइड में ले गए, तो हाफ mv0² माइनस kZE² अपॉन r0 इक्वल टू हाफ mv²। अगर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mv0² माइनस 2kZE² अपॉन r0 इक्वल टू, इधर भी 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब m को लेफ़्ट साइड में ले आकर, m को लेफ़्ट साइड में ले, यहाँ पे दोनों साइड में m से डिवाइड कर देते हैं, तो m से अगर डिवाइड करेंगे तो ये m कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर भी m कैंसिल हो गया, ठीक, ये भी m कैंसिल हो गया, और इधर में 2kZE² के नीचे एक m आ जाएगा, ठीक, और दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा √v0 का स्क्वायर माइनस 2kZE² अपॉन r0 इंटू m। लेकिन हम लोग r0 की वैल्यू निकाल चुके हैं, r0 की वैल्यू क्या निकाला था हमने, 4kZE² अपॉन m अल्फ़ा v0 का स्क्वायर, ठीक है, ले जाके हम लोग रख दिए 4kZE² अपॉन m v0 का स्क्वायर, तो m से m कैंसिल हो गया, 4kZE² से kZE² कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 2 4 हो गया, और ये जो v0² है ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा v0² माइनस v0² अपॉन 2, तो फाइनली आपका बचेगा कितना, √v0² अपॉन 2, तो v0² बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा v0 अपॉन √2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, ठीक। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो ऐसे जैसे मैंने 2r0 पे पूछा है, वो 3r0 पूछ सकता था, 4r0 पूछ सकता था, उसकी मर्जी, ठीक। और पहला पार्ट तो बिल्कुल बेसिक है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, और नहीं होगा तो आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, या कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक। अब जैसे जितना भी मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, हर मॉडल का हम लोग ड्रॉप लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि आखिर हमको वो जो मॉडल था वो हमको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाया, हमको आगे के मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये क्या है, जस्ट हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा पार्ट जो है, जो फाइनल डेथ, फाइनल जो इनकी कील थी इनके ताबूत में, कि एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। अब वो थ्योरी क्या कहती थी, कि थ्योरी कहती थी कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में घूमेगा ऐसे, तो वो चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आएगा या उसके आसपास रोटेट करेगा,
उसके आसपास मूव करेगा तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी लूज़ करेगा, मतलब उसकी खुद की एनर्जी जो होगी वो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो अब अगर आपका जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, और न्यूक्लियस इसको लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अब क्योंकि इसको अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है तो इसके ऊपर एक बैलेंसिंग फोर्स भी लगना चाहिए ना। जैसे आप लोग सर्कल में जब आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर दो तरह का फोर्स लगता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो न्यूक्लियस की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है न्यूक्लियस के अपोजिट लगना है। तो ये बराबर होता है आपका mv² r के। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो कितना हो जाएगा kq1q2/r²। ठीक, तो जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं तब तक तो आपका जो रोटेटिंग पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया उस दिन अगर बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, अंदर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने लगेगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर रोटेट करेगा तो उसको एनर्जी लूज़ करनी है। अगर वो एनर्जी लूज़ करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी में मास तो कम हो नहीं रहा है, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और अगर वेलोसिटी कम होगा तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी कम होने लगेगा, मतलब जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो भी कम हो रहा है। अब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू कर देगा, न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे वो जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बना रखा है। ठीक, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करता है। ठीक, मतलब इसका क्या है कि फाइनली जो है वो रदरफोर्ड मैक्सवेल के इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटम स्टेबल होता है हमको पता है, लेकिन वो स्टेबल क्यों होता है वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको आप इन वर्ड्स आपसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, इफ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड another charge particle then it will continuously lose energy. So path of electron around the nucleus should be spiral and finally electron should fall into the nucleus. ठीक है, so atom should be unstable. ठीक है, but it is unstable which रदरफोर्ड cannot explain. ठीक है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल जो था वो गलत नहीं सिद्ध हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने, जैसे एक तो बहुत बड़ी डिस्कवरी उन्होंने कर दी न्यूक्लियस की। ठीक है, ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद के जितने भी मॉडल बने वो इसी मॉडल को रेक्टिफाई करके बने। ठीक है, तो जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसकी शुरुआत आप बोल सकते हैं किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो आप ये मत बोलिएगा सर ये गलत हो गया तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग उन साइंटिस्ट्स के एफर्ट को समझ सकें जिनकी वजह से आज की डेट में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम लोग जान सकें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अब